दोस्तों नमस्कार। आज मैं बिहार एसएससी का जो नई वैकेंसी आई हुई है, जिसे आप सीजीएल 4 के नाम से जानते हैं, मैं उसके बारे में जो हमें और आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम उसी को देखेंगे कि एग्ज़ाम सॉरी फॉर्म भरने का डेट कब है, कितना फ़ी है, कितना एज है, क्या सिलेबस है। उन सब के बारे में मैं डिटेल रूप से आपको बताऊंगा। भले थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए और आप इसका भरपूर तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छा जॉब है। कहा जाता है कि आईएएस के बाद यानी यूपीएससी के बाद भारत में अगर दूसरा कोई जॉब है तो वो सीजीएल है, चाहे केंद्रीय लेवल का सीजीएल हो या स्टेट लेवल का सीजीएल हो। बहुत ही रॉयल जॉब है, ध्यान रखिएगा। आप इसे पूरी तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए और इससे अपना एक सीट सुरक्षित कीजिए। चलिए मैं चलता हूँ इस नोटिफिकेशन की तरफ। और इस नोटिफिकेशन में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका बिहार सीजीएल का नोटिफिकेशन। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसका जिसका स्नातक स्तरीय पदों के लिए विज्ञापन आया हुआ है और ये चौथा है। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे गौर से देखिए। रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है कि 18/8/2025 से 17/9/2025, यानी 18 अगस्त से 17 सितंबर, यानी पूरा का पूरा एक महीना तक का डेट दे रखा हुआ है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इसी में देखिए, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल जो नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वेबसाइट है आपके पास, ये आपका वेबसाइट है, यानी ये वेबसाइट है, आप इसे गौर से देखेंगे। ठीक है, ये आपका वेबसाइट है, यानी bssc.bihar.gov.in। ठीक है, पद कौन कौन सा है, चलिए उस पर गौर करते हैं। देखिए, यहाँ पद आपका दे रखा हुआ है। पहला पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सबसे अच्छी पोस्ट है। ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एएसओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड आपका है योजना सहायक, और सारा वेतनमान दे रखा हुआ है। स्केल 7 कनीय सांख्यिकीय अधिकारी सहायक। इसमें देखिए थोड़ा सा, ये दोनों तो आपको आसानी तरीके से कि ग्रेजुएशन लेवल का, मात्र इसमें आप ग्रेजुएट होना ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर कनीय सांख्यिकीय सहायक में आपको गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक उत्तीर्ण, यानी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, उसको फुलफिल करेंगे, नहीं तो फिर ये पद नहीं भर सकते। अगर आप इस सब चीज़ पर हैं तो फुलफिल करके आप पद भर सकते हैं। फिर अगला है आपका डाटा एंट्री ग्रेड सी का, इसमें वेतनमान 6 है। इसमें देखिए क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ यानी ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए अथवा बीसीए या बीएससीआईटी या समकक्ष होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा सिंपल ग्रेजुएट से थोड़ा अधिक कुछ मांग लिया। फिर उसके बाद अगला है आकेक्षण निदेशक वित्त विभाग। तो ये आपका लेवल 5 है। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा मांगा, यानी वाणिज्य और शास्त्र, सांख्यिकी तथा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री। ठीक, अगला है आकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग। ये भी आपका वेतनमान 5 है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ। तो यहाँ मोटा मोटी जो सिंपल ग्रेजुएट हैं उसके लिए यहाँ पर 2 पद आपके पास है, एक सहायक प्रशाखा और एक योजना सहायक। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारे पदों के लिए कुछ न कुछ
एक्स्ट्रा डिग्री की बात किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें जो कितने सीटें हैं। तो यहाँ पर सहायक प्रशाखा कितना सीटें हैं, जो टोटल सीट देखा जाए तो 10,164 और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 368 यानी 68। ठीक है, ये ऊपर वाला सभी के लिए, नीचे वाला महिलाओं के लिए, जो कि आपको पता है कि महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन दिया गया है। देखिए लिखा हुआ 35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद। तो ये जो नीचे वाला है महिलाओं के लिए है, ऊपर वाला सभी के लिए, पुरुषों के लिए है। ये उसमें महिलाएं भी जा सकती हैं। फिर योजना सहायक का कितना पद है, ये सारे आप देख लीजिए। योजना सहायक में इतना पद है। फिर इसके बाद बाकी सब में बहुत कम पद है। तो मोटा मोटी आप समझेंगे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में सबसे अधिक पद है और उसी के लिए आपको तैयारी भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुल पद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 1481। ठीक है, ये कुल पदों की संख्या है और नीचे 510। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपके पास राज्य की मूल निवासी हैं, यानी कहने मतलब है बिहार के निवासी हैं, तो आपको दिव्यांग जन के लिए इसके लिए आरक्षण अनुमान्य होगा। महिलाओं का जो आरक्षण है वो 35%, साफ साफ मैं पहले से बोल रहा हूँ कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है स्पेशल कोटा में। ठीक है, इसके बाद उम्र सीमा क्या होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उम्र सीमा कब से गणना की जाएगी ये जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्र सीमा की गणना देख लीजिए यहाँ पर से 1/8/2025 से उम्र सीमा की गणना की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2025 से उम्र गणना की जाएगी। और कितना एज होना चाहिए तो एज जो होना चाहिए वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम एज कितना, 21 साल। ठीक है, न्यूनतम एज कम से कम 21 साल, चाहे किसी कोटि के हैं आप, सभी कोटि के लिए न्यूनतम एज 21 साल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किस वर्ग को कितना दिया जा रहा है, आपका अधिकतम उम्र कितना। तो आरक्षित यानी कहने का मतलब जनरल कैटेगरी का जो बच्चे हैं उनका एज कैटेगरी आपके पास है 37 साल। इसके पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का जो महिला पुरुष है उसके लिए 40 साल, आरक्षित महिलाओं के लिए 40 साल और SC ST पुरुष या महिलाओं के लिए 42 साल। ठीक है, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, अतिरिक्त 10 साल की छूट दिया जा रहा है। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके लिए 10 साल का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, अब जो भी बातें देखिए यहाँ पर है तो आयोग उसी पर मान्य होगा जो आपका मैट्रिकुलेशन, यानी कहने मतलब है कि मैट्रिक में जो आपने आपका जो सर्टिफिकेट है उसी आधार पर ये मान्य होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो मैट्रिक में जो आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है वो सारी प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म तिथि मान्य होगा और ना कि किसी और डिग्री के। ठीक है, तो या मैट्रिक के या लिखा हुआ समतुल्य प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक के समान कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो मान्य होगा। ठीक, बाकी ये सब चीज़ें हैं जो सरकार की सेवा में हैं उन सब के लिए है, तो इस सब को छोड़ते हैं। आगे बढ़ते जो हमारे काम के लिए लायक चीज़ें हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो हमारे काम के लायक चीज़ों में यहाँ पर से अब देखिए कि परीक्षा कैसे होगा। ठीक है, परीक्षा की प्रकृति कैसा होगा, तो साफ साफ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है कि अगर 40,000 से अधिक, साफ साफ देखिए यहाँ लिखा हुआ 40,000 से अधिक अगर आवेदन आता है तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, और अगर उससे कम आवेदन आया तो एक ही मात्र इसका परीक्षा होगा, जो कि जिसको आप मेन के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, और इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों का जितना रिक्ति है उसका 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी चयन मुख्य परीक्षा की जाएगी, यानी जितना रिक्तियां हैं उसका 5 गुना
अधिक रिजल्ट दिया जाएगा। यानी मान लिया जाए कि 1481 सीटें हैं, इसको आप 5 से गुना कर दीजिए, जितना होगा उतना ही आएगा इसका मेन का मतलब मेन में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो आप इसे गुना करके देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 आठे 40, 0 और 5 चारे 20 और 4 24, 5 एकम 5 और 7, यानी कितना आएगा 7405। ठीक है, 7405 विद्यार्थी मेन के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस सारे जो 5 रिजल्ट हमने एक बार काउंट करके बता दिया, इसमें होगा यूँ कि कोटिवार जितना भी सीटें हैं उसका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, कोटिवार जितना है उसका 5 गुना दिया जाएगा। तो कुल सीटों का 5 गुना मान के चलिए, इतना रिजल्ट आपको आएगा मेन के लिए। ठीक है, अब मेन बैठेंगे इसके बाद मेन की परीक्षा होगी, और मेन की परीक्षा भी वो भी आपका वस्तुनिष्ठ होगा, और उसके लिए मेन परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी आप साफ साफ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कहता है कि सभी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का जन्म तिथि अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में ऊपर रखा जाए। यानी कहने मतलब है कि अगर एक समान अंक लाएं आप, तो क्या होगा कि जिसका उम्र ज़्यादा है उसको लिया जाएगा, आपका उम्र कम है तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये तो होता ही है, हर बार होता है इसी प्रकार का, तो ये कोई बड़ी बातें नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है कि आगे जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कौन कौन सा चीज़ें पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच, यानी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो या मेंटल एबिलिटी हो, सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलेगा, 4 अंक मिलेगा, और दिया जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, यानी 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी आप इसको मान के चलिए कि आपको 1/4 नेगेटिव आ जाएगा। समय कितना मिलेगा आपको, 2 घंटा 15 मिनट की समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चन में। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो कैसे हुआ कि 150 को हम 4 से गुना करें तो 600। ठीक है, 600 कुल अंक होगा, और अगर नेगेटिव यानी आपका आंसर गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, आपको समय कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। ये आपको पूरा ये प्रारंभिक परीक्षा की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा कैसी होगी, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है माध्यम क्या होगा, तो माध्यम अंग्रेजी और हिंदी में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, किसी प्रकार का अगर विवाद होता है, तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होगा, न कि हिंदी प्रश्न मान्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप अंग्रेजी को भी पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दे रखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन से क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि समसामयिक पढ़ना है, भारत तथा उसके पड़ोसी देश पढ़ना है। फिर सामान्य विज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चन दे रखा हुआ है। फिर सामान्य विज्ञान और गणित में कि सामान्य विज्ञान से क्या क्वेश्चन आएगा, तीनों खंड से आएगा, यानी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद गणित यहाँ पर दे रखा हुआ है, गणित में क्या क्या आएगा। फिर मानसिक क्षमता दिया हुआ है, मोटा मोटी ये समझेंगे कि आप पूरी तरह से जीके जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, आप मैथ में भी देख लीजिए, आपने यहाँ क्या क्या दिया हुआ है कि संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न हो जाएगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, ये सब हो जाएगा। इसके बाद आपका रीजनिंग होगा, वो रीजनिंग से आप देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि रीजनिंग को भी आप देख लीजिएगा क्या क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। इसके बाद मुख्य परीक्षा किस प्रकार होगी,
मुख्य परीक्षा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्रकार से होगा, 2 पत्र होंगे, जिसमें से एक आपका हिंदी होगा, जिसमें से आपको 30% नंबर लाना जरूरी है, या 30% से अधिक नंबर लाएंगे। अगर उतना नंबर नहीं लाते हैं तो आपका सेकंड पेपर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, और सेकंड पेपर में वही होगा जो प्रारंभिक परीक्षा में हुआ था, यानी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि, और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि मैं एक बात बोलना भूल जा रहा हूँ कि इसमें कितना कितना क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये जीके वाला पार्ट है उससे 50 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जीएस प्लस गणित से, मैथ से 50 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जीके से 50 क्वेश्चन, जीएस और यानी सामान्य विज्ञान और मैथ से 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क दिया हुआ है, लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए, इतना में क्वालिफाई, इतना नंबर आने से कोई पास कर जाएंगे सो बात नहीं है, ऊपर से लिया जाता है, तो जो अधिक नंबर लाएगा उन्हीं को होगा, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, देख कर संतुष्टि हो जाइए, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, अब आगे आपका जो काम का चीज़ें हैं वो आपका परीक्षा शुल्क है। ठीक है, तो जो जनरल कोटा का विद्यार्थी हैं उसको 540 रुपया चुकाना पड़ेगा, और अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और बिहार के निवासी हैं तो आपको, जनरल कोटा के साथ साथ में जो ओबीसी के कैटेगरी के लोग हैं उसको 540 रुपया चुकाना है। अब SC ST अगर हैं तो आप बिहार के निवासी हैं तो आपको 135 टका चुकाना है। इसके बाद अगर सभी दिव्यांग श्रेणी, यानी दिव्यांग कोई भी हो, चाहे जनरल कोटा का विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, और उसको भी 135 चुकाना है। ठीक है, और बिहार की जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी सेट कैटेगरी की महिला क्यों ना हो, उन महिलाओं को आपको 135 टका ही देना है। और बिहार से बाहर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बिहार के बाहर कोई विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, बिहार से के बाहर के विद्यार्थी, यानी कहने मतलब है यूपी के, झारखंड के, राजस्थान के, पश्चिम बंगाल के, तो उनको चाहे पुरुष या महिला कोई भी हो, उनको 540 रुपया ही चुकाना होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हुई है, कहता है कि परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर, सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने मतलब है कि 540 प्लस कुछ रुपया और लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ी और सर्विस टैक्स। ठीक है, अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कब तक करना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेमेंट आप 18/8 से 19/17/9 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पे आरक्षण का लाभ की बात किया गया है, तो आरक्षण का लाभ उसी को मिलता है जो उस स्टेट का निवासी होते हैं। बाहर के विद्यार्थी आरक्षण का लाभ आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र, ध्यान रखेंगे, डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं देते हैं तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिखा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। तो ध्यान रखेंगे, महिलाएं अपनी जो आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको पिता के यहाँ से आरक्षण यानी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो आपका लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कोई महिलाएं अपने पति के यहाँ से बना लेते हैं तो ये नहीं चलेगा, पिता के यहाँ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे जो बातें और है जिसको हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। देखिए साफ साफ फिर से लिख रहा है यहाँ पर, महिलाओं को 35% जो क्षेत्रीय आरक्षण का अनुमान्य होगा, यानी उसको 35% आरक्षण दिया जाएगा। और जो हमारा काम के लिए है उनके वो चीज़ देखते हैं, बाकी तो बहुत कुछ लिखा रहता है।
कैसे फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, क्या कर नहीं करना है, वो सारी चीज़ें या तो खुद से भर सकते हैं या तो आप कैफ़े में जाकर भरवा सकते हैं। लेकिन भरवाते वक्त आपने अपना सही से चेक कीजिएगा, अपना नाम, पता, एड्रेस, कम से कम डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ सही होना चाहिए। अब यहाँ पे साफ साफ देखिए लिख रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18/8 से है और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/9/2025 है और आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है 19/9 तक है। ठीक है, 19/9 यानी 19 सितंबर तक है। आप ऑनलाइन जब भर रहे हैं उस समय क्या क्या आपको चाहिए, देखिए यहाँ पर कहता है ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का अंक पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, पीजीडीसीए तथा बीसीए, बीएससी आईटी संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी की प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र, अधिक उम्र सीमा छूट हेतु सक्षम स्तर निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र संबंधित सूचना प्रविष्ट विहित कॉलम में करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और उसके बाद इससे ऑनलाइन करेंगे। वेबसाइट का साफ साफ वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ पर सब कुछ करेंगे। अपना नाम, प्रमाण पत्र जो भी है वो मैट्रिक के स्तर पर जो प्रमाण पत्र है उसी के अनुसार कीजिएगा। बाकी चीज़ों पर अगर गलती हो तो बाद में आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और साफ साफ ये भी लिख रहा है कि अंतिम तिथि का वेट मत कीजिएगा क्योंकि सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है। तो इसीलिए आप ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/8 से 19/9 की रात्रि 11:59 सर्वर टाइम तक आयोग की वेबसाइट पर भरा जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी सिर्फ ऑनलाइन करना है। जो प्रिंट आउट आएगा उसको अपने पास रख लीजिएगा, बाद में काम आएगा आपका। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि सर्वर डाउन होता है। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके इस डेट में आप फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, डेट आपका साफ साफ लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।